Evening everyone, I hope you all are fine. So today we are going to discuss about the chapter number 1, structural change of sociology, from book Social Change and Development in Indian Society, which is a chapter of term 2. So in this clip we are going to discuss about the most important terms, most important key terms of this chapter, which is included in your in which is included in your exam, which will be a part of your exam, in my sense, which is the most important terms. So I'm going to upload the pictures of these all key terms in a description box as a form of video. So click on a link and read the all the important key terms of this chapter by yourself, so that you will be understand it very clearly. So let's begin with the clip. On a number one, there is a topic, there is a term, structural change. The meaning of this term is refers to the change and transformation in social relationship is called structural change. For example, caste, family and kinship are the examples of structural change. So जब हमारे सोशल रिलेशनशिप में, जब हमारे सामाजिक रिलेशनशिप में चेंज आता है, तब वह स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। जो क्या है, कास्ट, फैमिली है और किनशिप है, इन चीज़ों में चेंज आता है तो वो स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। तो द क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दैट आल्सो, हाउ द स्ट्रक्चरल चेंज ब्रिंग चेंज इन द सोशल रिलेशनशिप, डिफाइन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें आपको आएगा, जैसे कि बताइए कि स्ट्रक्चरल चेंज है जो वो सोशल रिलेशनशिप में कैसे चेंज लेके आया, उसे एक अच्छी से एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कीजिए। तो उसमें आप बताओगे कि जैसे कि लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली। हम फैमिली की एग्जांपल लेते हैं। सो फैमिली में कैसे चेंज आया, फैमिली के सोशल रिलेशनशिप्स में कैसे चेंज आया, कैसे फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये थोड़ा सा हम कॉलोनिज़म की ओर चले जाएंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि जब कॉलोनिज़म आया हमारे इंडिया में, देन हमारे वो लोग, कॉलोनिज़म ने, ब्रिटिश ने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है जो डेवलप्ड किया, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोग थे वो मूव्ड हो गए टूवर्ड्स द urban area to for getting a better job, for getting a better livelihood और for getting wages। तो जो मेल डोमिनेंट थे वो रूरल अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट हो गए फॉर गेटिंग बेटर लाइवलीहुड, फॉर गेटिंग अ जॉब इन इंडस्ट्रीज़। सो इंडस्ट्रीज़ में वो लोग, तो रूरल एरिया के लोग अभी वहाँ पे डेवलप्ड, मतलब कि चले गए, माइग्रेट होकर चले गए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, when the colonism occurred, when colonism came in India, then they took industrialization and urbanization. That is the reason why the rural people migrate to the urban areas। So, okay, और आगे में सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, when urbanization take place in a society, then the people of a rural area migrated to the urban areas for getting a job in industries, for getting better wages, for getting better livelihood, ठीक है। मतलब कि जब कॉलोनिज्म आया तब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आया और अर्बनाइजेशन को लेके आया, जिसकी वजह से रूरल एरिया के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो अर्बन एरियाज़ में आना शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू हो गए, ताकि उनका जो वेजेस था, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो चेंज हो जाए। इसकी वजह से चेंज आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाइन लिख के आप, यू विल बी गेट द मार्क आफ्टर रिटन दिस लाइन। दैट इज़ द रीज़न द जॉइंट फैमिलीज आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश्ड इनटू न्यूक्लियर फैमिली। मतलब कि जब हमें पता है कि रूरल एरियाज हैव अ जॉइंट फैमिलीज, रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली थे, सभी लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। बट नाउ when due to the urbanization, people are going to migrated to in urban areas for getting a better livelihood, then all the joint families are distinguished into nuclear families। जब वो तो अभी न्यूक्लियर मेल डोमिनेंट तो काम करने के लिए चले गए, और जहाँ वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में वेल सेटल हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अर्बन एरियाज में बुला लेते हैं, देन वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो डैट इज़ द रीज़न, इस तरह डैट इज़ द रीज़न हाउ द सोशल रिलेशनशिप, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली चेंज ड्यू टू दिस रीज़न। यही एक रीज़न, ये क्वेश्चन बन गया। हमने एक तो ये क्वेश्चन बना लिया कि स्ट्रक्चरल चेंज की टर्म हो गया, और इसके बाद हमें क्वेश्चन मिल गया कि हाउ द स्ट्रक्चरल चेंज इम्पैक्ट, हाउ द स्ट्रक्चरल चेंज द सोशल रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन बन गया, ओके।
So move on the next point, which is the colonism. So colonism, it simply means the establishment of rules by one country over another and using its resource for its own growth. ओके मतलब इसका एक सिंपली सा मीन है जो है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अपना राज कर लिया और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इकनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा दिया. एज वी नो इंडिया हैव अ न्यूमरस रिसोर्सेज. इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. Okay, so now the Britishers use the Indian resources and increase their economic growth. वो अपनी economic growth बढ़ा रहे हैं हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके. सो ये पूरा कॉलोनिज्म की डेफिनेशन हो गई. सो लेट्स टेक ओवरव्यू ऑफ दिस टू डेफिनेशंस अगेन. सो पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि चेंज आया सोशल रिलेशनशिप में, तो उसे हम स्ट्रक्चरल चेंज कह देते हैं. जो कास्ट है, फैमिली है और किनशिप है, इन चीज़ों में हमारा जो स्ट्रक्चर का चेंज आया. ठीक है. उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें हमें एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि हाउ स्ट्रक्चरल चेंज टुक चेंज इन दी सोशल रिलेशनशिप ऑफ अ फैमिली. तो ये क्वेश्चन मिल जाता है. तो उसमें हमने बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, तो रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होना शुरू हो गए फॉर बेटर वेजेस, फॉर बेटर लाइवलीहुड के लिए, जिसकी वजह से कि जॉइंट फैमिलीज डिस्टिंग्विश होना शुरू हो गई इंटू न्यूक्लियर फैमिलीज. हमने ये पढ़ा. नाउ मूव ऑन. और कॉलोनिज्म में हमने पढ़ा कि सिंपली उसका क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना रूल का एस्टेब्लिश करती है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इकनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाती है. फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ किया और अपनी इकनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा लिया. नाउ मूव ऑन द फर्दर पॉइंट्स, which is here the next points, which is point number 3 is industrialization. So industrialization refers to the emergency of machines production based on the use of intermittent power resources such as steam और इलेक्ट्रिसिटी. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एमरजेंसी है मशीन्स की. जब मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीन्स आना शुरू हो गई और जब मशीन्स आई तो क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ. जैसे कि स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी आना, स्टीम इंजन्स बनने शुरू हुए, तो उससे हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई. और आप इसे इस तरह भी बता सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रोसेस. Industrialization has been one of the main set of process influencing the social world over the past 2 years. Means कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब हमारे यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म की इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई, फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई, मशीन्स बनना शुरू हो गई, लार्ज स्केल बनने, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे हमारी प्रोडक्शन होना शुरू हो गई. और ये क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मेन सेट ऑफ प्रोसेस. ये एक मेन सेट है हमारे प्रोसेस का, हमारी ग्रोथ का, फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया. दैट इज़ द मेन पॉइंट. मेन यूज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द मेन यूज़. हमारी इंडियन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन यूज़ है, जो पिछले 2 सालों से जो है, पास्ट 2 सेंचुरी से हमारे सोशल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. यहाँ पे इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो रूरल एरिया के लोगों को फॉर गेटिंग उनका जो सुधार है, वो उनके लाइवलीहुड में सुधार हुआ. वहाँ पे उन्हें सुधार मिला, बहुत अच्छा सा सुधार उन्हें मिला. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, रूरल पीपल माइग्रेट होना शुरू हो गए और जब वो माइग्रेट होना शुरू हो गए तब वो इंडस्ट्रीज में वर्क पाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, फॉर बेटर उनका वे ऑफ लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है. बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जो क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग था, जो क्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई. हैंडमेड इंडस्ट्रीज वो ख़त्म होना शुरू हो गई, मतलब कि बिल्कुल फिनिश्ड हो गई, क्योंकि सभी चीज़ें मशीन से बनना शुरू हो गई तो एकदम फास्ट बन जाता था. तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे फिनिश होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से कि जो हैंडलूम लोग थे, जो ओनली हैंडलूम इंडस्ट्री पे डिपेंड थे, जो हैंडमेड थिंग्स पे डिपेंड थे, वो उनका जो करियर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया. तो इसकी एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि मशीन्स की एमरजेंसी आई इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनके वेजेस क्या है वो बढ़ गए और उनकी वे ऑफ
वे ऑफ स्टाइल क्या है वो चेंज हो गया, जिसके इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इनटू इंडिया देन आर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी इंक्रीज, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हैंडमेड चीज़ें थी, उनकी वैल्यू गिर गई, जिसके वजह से कि जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थे जो लोग, उनका जो था completely finished हो गया। The handloom industry was completely finished when industrialization occurred in India. So that is the negative impact of industrialization as well as. So if the question is coming like that, mention the merits of industrialization, then you will write the like that. It gave the opportunities to the rural area people for making their lifestyle better, and second point, it helped to increase in the growth of economy. And if the question is coming like that, mention the demerits of industrialization, then you will say it finished our culture, okay, like it will be the reason that our culture will be finished, हमारा कल्चर फिनिश हो रहा है। जो क्या है, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो चीज़ें हम हैंडमेड बनाते हैं वो अभी ख़त्म होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो पीपल हैंडलूम इंडस्ट्री पे डिपेंड थे दैट विल बी गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गए। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन, दैट इज़ नंबर 4। Urbanization is the increase in the proportion of people living in towns and cities and the development in the lifestyle. Or you can write like that, it is a process of migration of population from rural area and smaller towns to bigger towns and cities on a large scale due to social, economic and political cause. So urbanization का आप कैसे describe कर सकते हो कि ये क्या है, इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़, ये क्या है, उनका जो प्रपोर्शन है, हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनका प्रपोर्शन बढ़ा रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जो क्या है डेवलपमेंट ला रहा है उनकी लाइफस्टाइल में। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एक प्रोसेस है माइग्रेशन का, जो क्या है रूरल एरिया के लोग हैं, जो स्मॉलर टाउन के लोग हैं वो बड़े टाउन्स में जा रहे हैं, बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज क्या हैं, जो इनके रीजंस हैं। सोशल क्या है कि समाज है वहाँ पे अच्छा, उन्हें बहुत पूरा मिल रहा है, अच्छी गुड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली क्या है, दे गेट ए बेटर वेजेस। और पॉलिटिकली क्या है, देयर लाइफस्टाइल विल बी चेंज, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है विद द न्यू पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मूव ऑन नंबर 5, ओह sorry, hold on. Move on to number 5, which is capitalism. Capitalism simply means the economic system in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profit within a market system. तो ये क्या है, so now little bit on a further topic. तो ये कैपिटलिज्म नाउ क्या है, ये कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो क्या है, मीन ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें प्राइवेटली ऑन्ड किया जाता है सब कुछ और इसमें प्रॉफिट कमाया जाता है। तो कैपिटलिज्म को हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे, जैसे कि सपोज आई एम द कैपिटलिस्ट एंड I have a big land, and on that land I'm growing a lot of different kind of crops, and then I'm going to sell that crops into a market and I get a profit, ठीक है। मैं एक कैपिटलिज्म हूँ, मेरे पास बड़ा सा लैंड है और वहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया, उसके बाद मैंने उसे बेच दिया, मैंने उन क्रॉप्स को बेचा मार्केट में और आई गेट अ बेटर वेजेस, जो जिससे क्या हुआ कि मेरी कैपिटलिज्म, मेरा वेल्थ बढ़ा, मेरी मनी बढ़ी। तो डैट इज़ द कैपिटलिज्म मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक का सिस्टम है, इसका मतलब है मीन ऑफ प्रोडक्शन मार्केट के साथ, ये याद रखना है। दैट इज़ आल्सो क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, आप ऐसे लिखोगे। ऑन अ नंबर 6 देयर इज़ अ नेशन स्टेट। नाउ अ नेशन स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट with the sovereign power within a defined territory area. The people have the national citizenship and the rights to exercise democratic idea. तो ये क्या है कि एक नेशनल स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे लोगों के पास लोगों के पास पावर्स होती हैं, जिस पावर से लोगों को क्या होता है कि लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें। हमने इन आर प्रीवियस बुक ऑफ इंडियन सोसाइटी देयर इज़ अ चैप्टर नंबर 6 which is the culture diversity. In that chapter we will read that the concept of nation state, like community से हमारा बना, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी है,
तो ये हमारी एक मतलब कि कम्युनिटी हो गई, हमारी कम्युनिटीज़ हो गई, ठीक है। कम्युनिटीज़ से क्या बनी, कम्युनिटीज़ से हमारी जो एक पूरी कम्युनिटी है उससे हमारी स्टेट बनी और उससे हमारा नेशन बना, ठीक है। तो ये है नेशन स्टेट, मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट हो और लोगों के पास पावर हो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का, वो नेशन स्टेट कहलाती है। ऑन नंबर 7 देयर इज़ अ की टर्म विच इज़ माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और टू लिव। मतलब कि लोगों की मूवमेंट होना, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर गेटिंग जॉब, लोगों को जब लोग क्या क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। वाई पीपल माइग्रेट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल, देन यू विल मेंशन देयर इज़ अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो लोगों के माइग्रेट होने के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, सोशली रीज़न होते हैं, इकोनॉमिकली रीज़न होते हैं और पॉलिटिकली रीज़न होते हैं, जोग्राफिकल रीज़न होते हैं, हिस्टोरिकल रीज़न होते हैं। ये सभी इसके रीज़न्स होते हैं। सोशली कैसे हो सकता है कि कुछ लोग, फर्स्ट इकोनॉमिकली कैसे होता है, जैसे कि रूरल पीपल अर्बन एरिया में गया, वहाँ पे जाके उन्होंने काम किया और उन्हें इकोनॉमिकली उन्हें वेल्थ मिली, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिकल रीज़न हो गया। पॉलिटिकल रीज़न कैसे होगा, पॉलिटिकल रीज़न की जहाँ पे गवर्नमेंट है और वो वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, उनकी सर्विस गुड है, तो वो लोग वहाँ पे माइग्रेट होंगे। जोग्राफिकल रीजन क्या हो गया, जैसे कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है थोड़ा सा, जैसे कि फॉर द टेकिंग एग्जांपल, वहाँ एक जगह है वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, तो वो लोग दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे उन्हें गुड क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, गुड सीजनल गुड क्लाइमेट मिलता है, गुड उन्हें वेदर मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। ये जोग्राफिकल रीज़न हो गया। आगे हिस्टोरिकल रीज़न क्या होता है कि कुछ लोग माइग्रेशन करते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, लाइक taking the example of Amritsar have a golden temple, so some people who are related to the religion or historic history, then they move to the अमृतसर, वो लोग अमृतसर की तरफ मूव हो गए, ठीक है। और सोशली रीज़न क्या होते हैं कि जैसे हमारी सोसाइटी हो गई, हमारी मान लो कि ये है हमारी सोसाइटी ए और ये है हमारी सोसाइटी बी। सोसाइटी ए क्या है, सोसाइटी ए में लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अकर, सोसाइटी ए में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो सोसाइटी बी है वहाँ पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो सभी इक्वली रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग हैं वो ए सोसाइटी के लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन तंग हो चुके हैं, तो वो बी सोसाइटी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक सोशली रीज़न हो गया मूवमेंट होने की सोशली रीज़न हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। समझ आ गया। माइग्रेशन का हमने देखो कितना बड़ा पॉइंट इसमें सारा कवर कर लिया कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और लिवलीहुड, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। पर क्या रीज़न हो गया जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, तो वो क्या है, सोशल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न है, जोग्राफिकल रीज़न है, हिस्टोरिकल और रिलीजियस रीज़न है, ठीक है। और टूरिज़्म इज़ आल्सो रीज़न, टूरिज़्म भी माइग्रेशन का ही एक रीज़न है कि लोग जब छुट्टियां होती हैं तब वो टूरिज़्म करने जाते हैं, इसके वजह से वो माइग्रेट होते हैं। पर जो मोस्टली रीज़न है वो क्या है, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल, ये रीजंस मोस्टली हमें आते हैं वाइल वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द क्वेश्चन। इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं। So move on to number 8, which is a deindustrialization. So deindustrialization is opposite term of industrialization, is a process of social and economic change caused by the removal or a reduction of industrial capacity or activity in a country or a region, especially of a heavy industry and manufacturing industries. तो ये क्या है, ये एक सोशल और इकोनॉमिकली चेंज है जो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है इंडस्ट्री की कैपेसिटी को, जो क्या है, जो एक्टिविटी है कंट्री में, रीजन है। मतलब कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशन, लाइक ट्रेडिशन एक एग्जांपल मान लेते हैं हम इसकी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेडिशन, हाउ द ट्रेडिशन इज एग्जांपल ऑफ अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल यू नो wait hold on, like basket making. So basket making is the example of a handloom industry. So handloom industry है जो, ठीक है, ये हमारी handloom industry है। taking the example from here, ये हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये हैंडलूम इंडस्ट्री क्या कर रही है, ये फॉरेस्ट से सामान ले रही है,
फॉरेस्ट से हैंडलूम इंडस्ट्री ने वुड लिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बास्केट बनाई, ठीक है, बास्केट बनाई और बास्केट को बेचा, बास्केट को सेल कर दिया, कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है, बास्केट को हमारी मार्केट में उन्होंने सेल कर दिया, मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री, और इन्होंने फॉरेस्ट्री चीज़ें ली और क्या है, बास्केट बनाई, उससे बास्केट को इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शुरू हो गई, जिसकी वजह से हैंडलूम जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी कैपेसिटी ख़त्म, उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, मतलब कि हैवी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि हमारी हैवी ये हो गई, हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री होगी। तो इसमें आप पूरा लिखोगे कि इकोनॉमिकली एंड सोशली कॉज थे जिसकी वजह से रिमूवल हुआ इन हैंडलूम इंडस्ट्री का। और क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मॉडर्न मशीन्स आई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, विच विल बी द रीज़न वाई दी हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। हैंडलूम इंडस्ट्री फिनिश्ड हो गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप ये लिखोगे। On a number 9, that is Sanskritization. M.N. Srinivas M.N. Srinivas coined the term Sanskritization. Sanskritization refers to the process by which middle or lower caste seek upward social mobility by emulating the rituals and social behavior practicing of above caste. Or you can write this term as like that. M.N. Srinivas coined the term Sanskritization. Term refers to the lower caste in which people of lower caste try to adopt the rituals of upper caste. Means कि जो M.N. श्रीनिवास है सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये टर्म ढूंढा जिसका मतलब ये है कि जिसमें क्या है, लोअर कास्ट पीपल है जैसे कि दलित, वो क्या कर रहे हैं, अपर कास्ट पीपल के रिचुअल्स और उनकी बिलीव्स, उनके ट्रेडिशन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ द रीज़न दैट डोरी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से डोरी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। जब लोअर कास्ट दलित लोगों ने, लोअर कास्ट पीपल ने अपर कास्ट के रिचुअल्स को अपनाना शुरू कर दिया। तो अपर कास्ट क्या होता है, अपर कास्ट में उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ गुड वेल्थ विच विल बी हेल्प देम टू गिव अ डॉरी टू देयर डॉटर्स, है ना। तो वो हेल्प करता है कि उसे अपने डॉटर्स को डोरी देने में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वेल्थ है। लोअर कास्ट ने जब ये ट्रेडिशन अपनाना शुरू किया तो डोरी प्रोबेशन, हमारा जो डोरी सिस्टम है वो अकर हुआ हमारी सोसाइटी में। तो ये भी एक रीज़न है संस्कृताइजेशन का। On a number 10, there is a desanskritization. Desanskritization is also the term which is coined by the M.N. Srinivas, and that is the opposite from the sanskritization. When non-Sanskrit caste, low caste in the rural area become dominant and influence the Sanskrit caste, upper caste, these processes called the desanskritization. Means कि जब रूरल एरिया में जो हमारी लोअर कास्ट है वो डोमिनेट हो जाती है आफ्टर उनका गुड जो होता है कि मतलब कि अपनी इनकम को बढ़ाकर, जो हमारी जो अपनी इनकम को हाई करके वो डोमिनेट हो जाती है, और तब वो लोग अपर कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज़ द टर्म डीसंस्कृताइजेशन। दिस टू टर्म संस्कृताइजेशन एंड डीसंस्कृताइजेशन इज आर रिलेटेड विद द all the chapters from this book, like chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4. This term is most important term of all the chapters of term 2. So move on in 11th term, which is modernization. Modernization is a process of social change in which old customs are sacrificed and new and modern ideas are adopted. Means जब मॉडर्नाइजेशन, जब हम न्यू आइडियाज़ को न्यू जो हमारे मॉडर्न आइडिया हैं, न्यू एंड न्यू कस्टम्स हैं, न्यू ट्रेडिशंस हैं, उन्हें हम अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, तब हमारी जो ओल्ड फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मीन्स लाइक इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच ओल्ड कस्टम आर सेक्रीफाइड। जब ओल्ड कस्टम होते हैं, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं, हम उन्हें ख़त्म कर देते हैं और हम न्यू और मॉडर्न आइडिया को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, ये मॉडर्नाइजेशन है। सो नाउ the impact of modernization, the positive impact of modernization is that कि modernization का positive impact ये है कि जो हमारी सती प्रथा है वो ख़त्म हो गई। जब हमने मॉडर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, है ना, तो सती प्रथा ख़त्म हो गई। जब हमने मॉडर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, when we started to adopt the modern idea, then the तब चाइल्ड जो मैरिज है वो ख़त्म हो गई। ये सभी मॉडर्न आइडिया में आएगा। सच एज व्हेन वी, इसमें लिख सकते हो फॉर इंस्टांस, व्हेन वी started to adopt modern ideas, then the child marriage and सती प्रथा will be abolished। तो ये आपका क्वेश्चन और बोल्ड कर देगा।
Move on a next term, which is social change. Hold on for a minute. Oh yeah. So term social change, when change start to came about in the views and way of working of most of people of the society, then it is known as social change. जब हमारी चेंज आना शुरू हो जाता है हमारी सोसाइटी में, जब हमारे व्यूज़ में, हमारी वे ऑफ वर्किंग में, तब वो उसे सोशल चेंज कहते हैं. मतलब कि जब हमारे पॉइंट्स, हमारे व्यूज़ में, हमारे सोसाइटी में चेंज आना, हमारे वे ऑफ वर्किंग में चेंज आना स्टार्ट हो गया, तब हम उसको सोशल चेंज कहते हैं. फॉर इंस्टांस, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, like we are adopting the western education, and we study in all, like we study in one class, all the castes study in a one class. There is no discrimination between the students, like Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Sai. All the students have a equality between, सभी स्टूडेंट्स के बीच इक्वलिटी आ गई. ये मॉडर्न वे हो गया. इसका तो इम्पैक्ट है. इफ़ द क्वेश्चन इज़ लाइक डिस्क्राइब द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज, तो आप लिखोगे कास्ट. तो सोशल चेंज का जो सबसे तगड़ा इम्पैक्ट है वो कास्ट के ऊपर हुआ. हमें यहाँ पे व्यू ऑफ द person, view of the people group, so society will be changed about the caste. They give equality to every people. हमने इक्वालिटी देना शुरू कर दिया. कास्ट जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया. अपर कास्ट, लो कास्ट, ठीक है, मिडिल क्लास, दैट सिस्टम विल बी अबॉलिश्ड. ये सिस्टम ख़त्म हो गया when the social change occur in our views, occur in our mind. ये जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो गया. कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है. ऑन नंबर 13 देयर इज़ अ टर्म ग्लोबलाइजेशन, विच इज़ इट मीन्स इंक्रीज इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. जब हम जो हमारी इंडिया है, अगर वो सपोज इंडिया है वो अमेरिका से सामान मंगा रही है, ठीक है, इंडिया अमेरिका से सामान मंगा रही है, तो वो उसका इंडक्शन हो गया. इंडिया बाय मटेरियल फ्रॉम अमेरिका. जब हमारी कंट्री है वो एक दूसरी कंट्री से हम अपना सामान मंगवाती है, जो अपने कैपिटलिज्म को, अपनी मटेरियल को वो वहाँ बेचती है, तब वो ग्लोबलाइजेशन हो गया. इंट्रैक्शन हो गई बिटवीन टू कंट्रीज़, उनका इकोनॉमिक होता है. ऑन नंबर 14 देयर इज़ अ टर्म फ्रीडम विच मीन्स लिबर्टी. ऑन नंबर 15 देयर इज़ अ स्वराज, political freedom of self rule. Means कि political freedom of self rule. Now स्वराज is also mean a freedom. ये भी हमारा फ्रीडम का ही हो गया ना. मतलब कि जब हमें गवर्नमेंट की ओर से फ्रीडम मिल जाए कि हम अपने सेल्फ रूल ले सकते हैं, जो कि जैसे कि वी हैव द पावर टू चूज़ अ गवर्नमेंट. हमारे पास पावर है हमारी गवर्नमेंट को चूज़ करने की. तो ये हो गया हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम. ऑन नंबर 16 देयर इज़ अ टर्म द फर्स्ट इंडियन ट्रेन पास from Bombay to Thana in 1815. The question is coming like that in your exam, when the first Indian train passed from Bombay to Thana. So you can write the first Indian train passed from Bombay to Thana in 1815, and the question is coming also like that. In 1815 the first train passed from which cities. तो आप ये क्या लिखोगे, बॉम्बे एंड थाना. अगर क्वेश्चन आए कि किस ईयर में पास हुआ है, तो आप लिखोगे 1854 में. अगर आपको ये आया कि क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन ट्रेन कब, किसी शहर में 1854 में किस शहर में पास हुआ था, तब आप लिखोगे बॉम्बे टू थाना. ओके. ऑन नंबर 17 देयर इज़ अ मेटामॉर्फिन सिटीज़. सो मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिन सिटीज़ इज़ अ बिग सिटीज़ दैट इज़ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. ठीक है. आपको क्वेश्चन भी आएगा कि कॉलोनिज़म जो ब्रिटेन थे उन्होंने जो अपने सामान थे वो किन किन बिग सिटीज़ से ट्रांसफ़र करवाए. तो वह है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. सॉरी, नॉट चाइना, इट्स चेन्नई. ऑन नंबर 18 दैट इज़ national planning commitment was set up in 1830. In which year national planning commitment was set up? In which year? That is 1938. So that is the most important, 1938. Like ये भी आता है which commission is set up in the year 1938. So that is national planning. अगर आपको है कि कौन से ईयर में नेशनल प्लानिंग कमिटमेंट सेटअप हुआ था, तो आप लिखोगे 1938. अगर यह है कि 1938 में कौन सी कमीशन सेटअप होती है, तो आप लिखोगे नेशनल प्लानिंग कमीशन. ओके. मूव ऑन. नंबर 19 विच इज़ द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन डैश ईयर.
तो जो अभी प्लानिंग वो थी नेशनल थी, अब यहाँ पे प्लानिंग है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी? 1915 में सेटअप हुई थी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आगे कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कब सेटअप हुई थी, तो 1950 में। अगर आगे कि इन 1915 विच कमीशन वॉज सेटअप, तो आप लिखोगे कि दी नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1915, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टू दैट टर्म 18 और टर्म 19 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म in my sense. So moved on to number 20, which is M.S.A. Rao explained how many type of impact on villages of urbanization India। मतलब कि M.S. राव है जो सोशियोलॉजिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसने कितनी टाइप्स बताई हैं जो अर्बन विलेजेस, मतलब कि इम्पैक्ट क्या है जिन्होंने विलेजेस पे जब अर्बनाइजेशन अकर हुआ इंडिया में, तो वो है 3 टाइप्स हैं। आपको ये भी आ सकता है which sociologist explained the 3 types of impact on villages by urbanization। तो आप लिखोगे M.S.A. Rao explain the types of impact on villages of urbanization। Number 20, I will make a I will make a separate clip on the key term of number 20, in which I'm going to explain all the point of view which will be given by the M.S. Rao sociologist। जो मतलब कि M.S.A. Rao है, जो उसने क्या क्या पूरा विलेजेस के बारे में बताया, क्या क्या थे वो 3 टर्म्स, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in my sense। So move on to last term, which is term number 21, that is cause of capitalism। So here is a question, what is the cause of capitalism एंड हाउ कैपिटलिज्म अकर इन इंडिया। तो कौन कौन से रीज़न थे जो कैपिटलिज्म को बढ़ा रहे थे, तो वो क्या है? यूरोप एक्सप्लोरेशन, यूरोप में एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बढ़ावा शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन शुरू हुई। तो ये रीज़न से आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रेजोनेट टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस की टर्म्स, देन प्लीज़ कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, and like this video and spread it to other students, so that it will be helpful them to getting a good marks in their exams, to getting a good percentile in their sociology exams, and my best wishes are with you for your exams। And I'm uploaded all the chapters, key terms in my on my channel, so please subscribe to my channel so that you will be get a notification। Okay, so have a stay at your home, and good luck.